पंजाब में मिलिटेंटों ने सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमला किया। इस हमले में एक सीआरपीएफ जवान शहीद हो गया, जबकि एक कमसिन लड़का भी हलाक हो गया। शहीद सीआरपीएफ जवान की शिनाख्त कांस्टेबल श्यामल कुमार डे के तौर पर हुई है। इनका ताल्लुक मगरबी बंगाल के सिंहपुर बदलपुर से था। इस वाक़े के बाद फोर्सेस ने पूरे इलाके का मुहासरा कर लिया है। जम्मू कश्मीर में त्राल के च्वालर इलाके में मिलिटेंट और फोर्सेस के दरमियान एनकाउंटर खत्म हो गया है। इस एनकाउंटर में 3 मिलिटेंटों को मार गिराया गया। तीनों मिलिटेंटों की लाशें बरामद कर ली गई हैं। वाज़ेह है कि इलाके में एनकाउंटर कल शाम शुरू हुआ था। जम्मू कश्मीर में डोमिसाइल कानून के ऐलान के बाद बिहार से ताल्लुक़ रखने वाले जम्मू कश्मीर कैडर के सीनियर आईएएस ऑफिसर नवीन कुमार चौधरी जम्मू कश्मीर के पहले मुस्तकिल रिहायशी बन गए हैं। नवीन कुमार को डोमिसाइल सर्टिफिकेट दिया गया है। डोमिसाइल सर्टिफिकेट के मुताबिक नवीन कुमार चौधरी को गांधीनगर जम्मू का बाशिंदा करार दिया गया है। वाज़ेह है कि जम्मू कश्मीर ग्रांट डोमिसाइल सर्टिफिकेट रूल्स के मुताबिक वो तमाम अफराद अपना फॉर्म भर सकते हैं जो कि कश्मीर में 15 सालों से मुकीम हैं। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर आवाम से अपील की है कि कोरोना के खिलाफ जंग में एहतियाती तदाबीर बेहद ज़रूरी हैं। पीएम ने कहा कि जब तक कोविड-19 की वैक्सीन नहीं बन जाती तब तक समाजी दूरी और मास्क का इस्तेमाल बेहद ज़रूरी होगा। वज़ीर-ए-आज़म ने आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश रोजगार मुहिम की शुरुआती तकरीर में ये बातें कहीं। वज़ीर-ए-आज़म ने इस मौके पर यूपी हुकूमत की भी सताइश की। नहीं पता किस बीमारी से कब मुक्ति मिलेगी, लेकिन हां, इसकी एक दवाई है जिसका हम सबको पता है, और ये दवाई है 2 गज की दूरी। ये दवाई है मुंह ढकना, फेस कवर या गमछे का इस्तेमाल करना। जब तक कोरोना की वैक्सीन नहीं बनती है, टीका नहीं बनता है, हम इसी दवाई से इस कोरोना से रोक पाएंगे। भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया गरीब कल्याण रोजगार अभियान, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण रोजगार अभियान, आज इसी शक्ति ने आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश रोजगार अभियान को प्रेरणा दी है। यानी केंद्र सरकार की योजना को योगी जी की सरकार ने क्वालिटेटिव गुणात्मक और क्वांटिटेटिव संख्यात्मक दोनों ही तरीके से विस्तार दे दिया है। यूपी सरकार ने न सिर्फ इसमें अनेक नई योजनाएं जोड़ी हैं, लाभार्थियों की संख्या बढ़ाई है, बल्कि इसे आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य के साथ भी पूरी तरह जोड़ दिया है, क्लब कर दिया है। इस सब के बीच मुल्क में कोरोना का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है। हर दिन मुल्क में कोरोना के नए मरीजों और कोरोना से होने वाली अमवात में इजाफा देखा जा रहा है। ताज़ा आदादशुमार के मुताबिक मुल्क भर में 24 घंटों में 407 लोगों की कोरोना से मौत हो चुकी है, जबकि 17,296 नए मामले दर्ज किए गए हैं। इसके साथ ही मुल्क भर में कोरोना के अब तक 4,90,401 मामले हो चुके हैं, जबकि अब तक कोरोना से कुल 15,301 अफराद की जानें जा चुकी हैं। मुल्क में कोरोना से सबसे ज्यादा मुतासिर रियासत महाराष्ट्र में कोरोना के मामले बढ़कर 1,47,741 हो गए हैं, जबकि महाराष्ट्र में कोरोना से अब तक कुल 6,931 लोगों की जानें जा चुकी हैं। वहीं दिल्ली में कोरोना के मामले बढ़कर 73,780 हो गए हैं। दिल्ली में कोरोना से अब तक कुल 2,429 लोगों की मौत हो चुकी है। गुजरात में अब तक कोरोना से मरने वालों की तादाद 1,753 हो गई है। जुनूबी रियासतों में तमिलनाडु कोरोना से सबसे ज्यादा मुतासिर नजर आ रहा है। तमिलनाडु में कोरोना के अब तक कुल 70,977 मामले सामने आ चुके हैं, जबकि अब तक कुल 911 लोगों की यहां कोरोना से मौत हुई है।
एक जानिब जहां यूपी में कोरोना मरीजों की तादाद में दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ योगी हुकूमत के वजीर बराए मेडिकल एजुकेशन सुरेश खन्ना ने समाजी फासलों की धज्जियां उड़ाकर रख दी हैं। इलाहाबाद में कोरोना पॉजिटिव मरीजों के लिए मखसूस किए गए स्वरूप रानी अस्पताल के दौरे के मौके पर रियासती वजीर सुरेश खन्ना की तरफ से समाजी फासलों की सख्त खिलाफ वर्जियां सामने आई हैं। दरअसल कोरोना अस्पताल दौरे के मौके पर सुरेश खन्ना के साथ साथ बड़ी तादाद में पार्टी कारकुनान भी अस्पताल पहुंच गए। इस हुजूम में मकामी एमएलए हर्षवर्धन वाजपेयी और पार्टी के ओहदेदारान भी शामिल थे। हालत यहां तक पहुंच गई कि अस्पताल के अंदर पार्टी कारकुनान का हुजूम इस कदर बढ़ गया कि ड्यूटी पर तैनात डॉक्टर भी पीछे हट गए। भारी हुजूम के दरमियान पार्टी कारकुनान ने ही वजीर सुरेश खन्ना को पूरे अस्पताल का मुआयना करवाया। बाद में मीडिया से बातचीत में सुरेश खन्ना ने कई बार अपने हाथों से अपने चेहरे को भी मिस किया, यानी अपने चेहरे को भी उन्होंने छुआ। मैं समझता हूं कि ये रेट काफ़ी कम है और ये उसी वजह से हो पाया क्योंकि यहाँ पर उत्तर प्रदेश में माननीय योगी जी की सरकार में इसको सख्ती से लागू किया गया। आज हम बांदा गए थे, बांदा में भी हमने इसी प्रकार से निरीक्षण किया। इसके पहले हम कई मेडिकल कॉलेज और भी जा चुके हैं, कानपुर देखा, झांसी देखा, मेरठ, गाजियाबाद, मुरादाबाद, सभी स्थानों पर खास तौर से इसीलिए गए कि वहाँ पर कोविड के पेशेंट्स की केयर प्रॉपर हो। और महाराष्ट्र से बेहद अहम खबर, महाराष्ट्र के वज़ीर दाखिला अनिल देशमुख ने ऐलान किया है कि कोरोना के खिलाफ जंग के दौरान अपनी जान की कुर्बानी देने वाले पुलिस एहलकारों के अहल खाना को अपनी रिहाइश के ताल्लुक से फिक्रमंद नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा कि वैसे जाबाज जो कि कोविड-19 का शिकार हुए हैं, उनके अहल खाना मुतल्लिका एहलकारों की रिटायरमेंट की तारीख तक अपनी सरकारी तौर पर तफवीज़ करदा रिहाइशगाह में ही रहेंगे। वज़ीर दाखिला ने कहा कि हुकूमत ने यह फैसला इंसानी बुनियादों पर लिया है। पूरे महाराष्ट्र में गए 3.5 माह से कोरोना के खिलाफ के लड़ाई में हमारी महाराष्ट्र की पुलिस दिन रात लड़ रही है। इस प्रकार लड़ते लड़ते हमारे 54 पुलिस कर्मचारियों की मौत भी हुई है। महाराष्ट्र शासन ने उनके परिवार को मदद करने के लिए करीबन 65 लाख रुपए देने का भी निर्णय किया है। उसी प्रकार उनका परिवार जो शासकीय निवास स्थान में रहता है, उनको उसी निवास स्थान में उनके रिटायरमेंट तक रहने का निर्णय भी राज्य शासन ने लिया है। और चलिए सीधे रुख करेंगे मुंबई का। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं हमारे साथी मोहिउद्दीन। महाराष्ट्र के वज़ीर दाखिला अनिल देशमुख से जब न्यूज़ 18 उर्दू ने खास बातचीत की थी, उसमें उनसे हमने ये पूछा था कि कोविड-19 का जो शिकार पुलिस एहलकार हुए हैं, उनके लिए, उनकी हौसला अफजाई के लिए, उनके घर वालों के लिए क्या कुछ महाराष्ट्र हुकूमत कर रही है। और अब ये बेहद अहम बात निकल कर सामने आई है, यकीनन बेहद खुशाइंद बात। आपसे तफसीलात चाहेंगे। जी देखिए, मैं आपको बता दूं हिना कि महाराष्ट्र में जो है वो महारिजीन के बाद सबसे बड़ी तादाद में जो कोरोना वायरस का शिकार हुए हैं वो पुलिस एहलकार हैं। महाराष्ट्र में जो है वो चप्पे चप्पे पर पुलिस एहलकार अपनी ड्यूटी दे रहे हैं और उसी के साथ साथ लोगों से ये विनती कर रहे हैं कि अपने घरों से ना निकले। इसी के साथ साथ वो जो है वो कोरोना वायरस का भी शिकार हो रहे हैं। अगर हम देखें तो करीबन 4000 के लगभग पुलिस एहलकार जो है वो कोरोना वायरस के शिकार हैं। उसी के साथ साथ उनके फैमिली में भी ये मर्ज ट्रांसफर हुआ है। तो देखा जाए तो 54 एहलकार की मौत हुई है। तो इसी दरमियान महाराष्ट्र हुकूमत का ये फैसला कि 65 करोड़ रुपया उनको मदद की जाएगी। उसी के साथ साथ जो महाराष्ट्र में और मुंबई में जो पुलिस क्वार्टर्स होते हैं हर जगह पर, जहां पर पुलिस एहलकारों की रिहाइश का बंदोबस्त होता है, तो वो रिहाइश का बंदोबस्त जो है वो रिटायरमेंट तक होता है। अब जबकि ये पुलिस एहलकार का इंतकाल हो चुका है कोरोना वायरस की बुनियाद पर, तो सबसे बड़ा सवाल इनके परिवार वालों के लिए पैदा ये होता है कि वो ऐसे में कहाँ जाएंगे, कहाँ रहेंगे और कहाँ अपना खर्च पाएंगे। तो महाराष्ट्र हुकूमत ने बेहद अहम फैसला करते हुए ये ऐलान किया है कि ताउम्र रिटायरमेंट जो है, जो शख्स जिसका इंतकाल हुआ है कोरोना वायरस से, जिसकी रिटायरमेंट की उम्र तक
पुलिस क्वार्टर में जो है वो फैमिली रह सकती है और उनके बच्चे तालीम हासिल कर सकते हैं और उनकी बेवाओं को पेंशन जो है वो मिल सकती है। तो इसी तरह का फैसला जो है बहुत ही खुशाइंद है और उम्मीद की जा रही है कि इसी पैटर्न को महाराष्ट्र के अलावा दूसरी रियासतें भी अपनाएंगी। जी मोहिउद्दीन, बहुत बहुत शुक्रिया आपका अदा करना चाहेंगे तमाम तर तफसील के लिए। नोटबंदी के बाद से ही बदहाली के दौर से गुजर रही मेरठ की 130 साल से भी ज्यादा पुरानी ब्रासबैंड सनत और कारोबार लॉकडाउन के सबब अब अपने सबसे खराब दौर से गुजर रहा है। लॉकडाउन के शुरुआती दौर से ही शादी ब्याह या फिर दीगर तकारीब के जश्न पर पाबंदी आयद होने के बाद से जहां बैंड बाजे वालों का जरिया माश खत्म हो गया, वहीं इससे वाबस्ता फूल, हार और बैंड बाजा कारोबार भी बुरी तरह से मुतासिर हुआ है। खास रिपोर्ट। शादियों में बैंड बाजा बजाने की पुश्तैनी कारोबार से जुड़े मेरठ के रिजवान की दुकान गुज़िश्ता 3 माह से मुस्तकिल तौर पर बंद रही है। अब जबकि दुकानों को हफ्ते में 3 दिन खोलने की इजाजत मिल गई है, तो रिजवान के पास कोई काम नहीं है। शादियों और पार्टियों में बैंड बाजा बजाकर और सजावट का इंतजाम करके रोजगार हासिल करने वाले रिजवान और इनके जैसे दूसरे हजारों अफराद अब काम न होने से परेशान हैं। खुलने के बाद भी हम इतने परेशान हैं कि जैसे अनलॉक में थे उससे ज़्यादा बेहतर परेशान है और ज़्यादा परेशान है। अनलॉक में तो ये लेबर को भी ये था कि लॉक है, खुलने के बाद लेबर अब हमें प्रॉब्लम खड़ी कर रही है, परेशानी कर रही है। खुलना ना खुलना हमारे लिए सब एक सा है, समझ लो हमारे बहुत बर्बादी हो गई। ये अपना मार्च अप्रैल अपना मई तक रहता था अपना, और अभी जून में अपना लास्ट नवमी आने वाली है, लास्ट ये, इसमें भी कुछ प्रोग्राम नहीं है, अपने सब कैंसिल हो गए। जो ऑर्डर दे जाए उन्हीं के पास सप्लाई होता था, अब कोई ऑर्डर नहीं आ रहा। जब बैठे में खाली बैठ के चले जा, मैंने इस वजह से क्या करें। कौन लोग लेने आ रहे हैं सब? ब्याह शादी वाले, मंदिर वाले, जो मतलब जिसको चाहिए वो तो चाहिए ही चाहिए, नहीं लेगा कोई आता ही नहीं अब तो। अब जब सब 10-12 तारीख से बैठे हुए हैं, कोई आता ही नहीं, ऐसे रुक के जावे। वहीं बैंड बाजा पार्टी वालों के लिए साजो सामान तैयार करने वाले कारोबारी और दीगर कारीगरों का भी काम मुतासिर हुआ है। पुराने ऑर्डर कैंसिल होने और नए साजो सामान की मांग न होने से अब मेरठ की ब्रास बैंड सनत भी बदहाली के दौर से गुजर रही है। जो हम पे अपनी 1,50,000 रुपये जमा थी वो भी हम खा गए और काम बिल्कुल बंद रहा। अब आगे लॉकडाउन खुला है, इसके लिए हम दुकानदारों के पास गए, वो भी अभी ये कह रहे हैं कि भाई हमें माल नहीं चाहिए। तो मतलब एक तरह का भूखमरी का हिसाब आ गया। जैसे शादी ब्याह मंडप खुले, बैंड बाजा बजे, तो उससे हमारा कारोबार चलेगा सर, और नहीं तो कारोबार चलने वाला तो दिखाई दे रहा नहीं है। एशिया की सबसे बड़ी ऐसी मार्केट कहलाती थी जिसमें फुल रेंज म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट की, मतलब ब्रास इंस्ट्रूमेंट की फुल रेंज बनती थी। लेकिन 2000 के बाद में चाइना इस तरीके से छा गया कि हमारी इंडस्ट्री पीछे होती चली गई, और अब स्थिति आ गई है लॉकडाउन में कि बिल्कुल क्या नाम है जो है काम बंद हो गया है, कोई काम नहीं है। हालात इसके यूं नहीं सुधरेंगे कि इसको कोई एड कहीं गवर्नमेंट की तरफ से नहीं मिल रही, किसी बैंक की तरफ से नहीं मिल रही। नादरली कंपनी यहाँ की सबसे बड़ी फैक्ट्री है, 4 महीने से बंद है और कारीगरों को उन्होंने पैसा नहीं दिया है, और ये कह दिया कि अभी अगस्त सितंबर में बताएंगे कि हम खोलेंगे या नहीं खोलेंगे। बैंड बाजे का कारोबार जो है वो मेरठ में 100 बरस से भी ज़्यादा पुराना है। ब्रास बैंड खास तौर पर यहाँ पर जो तैयार किया जाता है वो दुनिया भर में इसकी सप्लाई होती थी, पसंद किया जाता था, और ख़ास तौर पर शादी ब्याह में जो बैंड इस्तेमाल होते हैं वो ख़ास तौर पर मेरठ में ही, इसी मार्केट में, जली कोठी मार्केट जो है, यहीं पे तैयार होते थे। लेकिन अब हालात ये हैं, लॉकडाउन से पहले नोटबंदी ने इसको बर्बाद किया, और जब लॉकडाउन के बाद से ये कारोबार पूरी तरह से बंद है। अब जबकि दुकानें खुली हैं, शेड्यूल में 3-3 दिन के शेड्यूल में ये मार्केट खुल रही है, लेकिन उसके बावजूद क्योंकि ऑर्डर्स कैंसिल हो गए हैं, एक्सपोर्ट का काम नहीं हो पा रहा है, शादी ब्याह बंद है, तो इस वजह से यहाँ का काम भी बंद है, और इनको किसी तरह की एड न मिलने की वजह से आगे आने वाले दिनों में भी हालात बहुत बेहतर होते नज़र नहीं आ रहे हैं। तंजीर अंसार, न्यूज़ 18 मेरठ। हुकूमत ने एक बार फिर मदारिस पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। यूपी के वजीर मोहसिन रजा ने साबिक़ा सरकार पर इल्ज़ाम लगाया है कि मदारिस में फर्जी इस्टाद की बुनियाद पर मुलाजमत दी गई, इसीलिए फर्जी इस्टाद से मदारिस में मुलाजमत करने वाले मुदर्रिसीन की जांच होगी। पार्टी की सरकार के दौरान बड़ी अनियमितताओं की शिकायतें आपको भी पता है और हमें भी पता है। हमारी सरकार जब से आई है, हमारी सरकार तो हमेशा
अच्छा काम करती है। भारतीय जनता पार्टी के आदरणीय योगी जी के नेतृत्व की सरकार पारदर्शी काम कर रही है। अब हमारे पास तमाम शिकायतें लगातार माननीय मुख्यमंत्री के पास में हमारे मंत्रालय में आ रही थी कि कुछ बहुत से मदरसे ऐसे हैं प्रदेश के जिनके अंदर शिक्षकों की भर्ती बहुत ही अनियमितता के तहत की गई है, जिनकी डिग्रियां फर्जी पाई जा रही हैं, जिनके बारे में बताया जा रहा है कि फर्जी डिग्री के तहत वहां नौकरियां दे रखी हैं मदरसों ने। तो ये बड़े तादाद पर पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर माननीय मुख्यमंत्री ने जांच के लिए आदेश किए हैं कि एक कार्य योजना बनाकर एक हफ्ते में हमको सौंपी जाए और उसके बाद इन सारे ही मदरसों के उत्तर प्रदेश के जो अनुदानित मदरसे हैं उत्तर प्रदेश सरकार में, उनकी सबकी जांच हो कि वहां पर जो शिक्षक हैं उनकी क्या योग्यता है, किस तरह से वो रखे गए, उनके प्रपत्रों की जांच होना चाहिए। जो उन्होंने अपनी डिग्रीज दी हैं उनकी बाकायदा तरीके से जांच के लिए कहा है कि उनकी जांच करके देखा जाए, अगर कोई गलत पाए जाते हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई होगी, जो लोग उसमें लिप्त पाए जाएंगे उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। एक और बेहद अहम खबर, पाकिस्तान कश्मीरी नौजवानों को इस्तेमाल कर रहा है। इंटेलिजेंस जराए ने यह रिपोर्ट दी है। पाकिस्तान पुलवामा की तर्ज पर हमले की तरबियत फराहम कर रहा है। कश्मीर में मकामी सतह पर मज़ाहमत का एहसास दिलाने की साजिश, बैनुल-अक़वामी सतह पर ऐसा तासुर पैदा करना चाहता है पाकिस्तान। पाकिस्तानी हाई कमीशन कश्मीरी नौजवानों को वीज़ा दे रहा है। पाकिस्तानी हाई कमीशन ने 2017 से जम्मू कश्मीर के 399 नौजवानों को वीज़ा जारी किया है। इनमें से 218 कश्मीरी नौजवानों के बारे में कोई जानकारी नहीं मिली है। एनसीपी सरबराह शरद पवार को लेकर बयान देने वाले बीजेपी एमएलए गोपीचंद फिटकर के खिलाफ एनसीपी कारकुनान ने जमकर एहतजाज किया। इन लोगों ने कहा कि गोपीचंद फुटकर के खिलाफ जल्द से जल्द कानूनी कार्रवाई की जाए। साथ ही उन्होंने आम माफी भी मांगने का मुतालबा किया। गाजियाबाद में इंद्रापुरम के ज्ञान सेक्शन 1 में एक शौहर और उनकी अहलिया ने खुदकुशी कर ली। 8 महीने का उनका बच्चा घर में अकेले मिला। बताया जाता है पल्लवी नामी खातून और उसके शौहर निखिल ने अलग अलग कमरों में खुदकुशी की। पल्लवी ने ड्राइंग रूम में जबकि निखिल ने बेडरूम में फांसी लगाकर जान दी। पुलिस को सूचना मिली कि एक मकान में एक दंपति ने आत्महत्या की। इसी सूचना पर पुलिस वहाँ मौके पर आई और मौके पर आकर के देखा घटनास्थल, तो दोनों के शव, पति पत्नी के शव पंखे पर लटके हुए पाए गए हैं। तो वर्ष पूर्व उनकी शादी हुई थी, 9 महीने का बच्चा भी हुआ था, तो इनके शव के पास से ही रोता हुआ मिला है। इसी संबंध में इन्होंने सुबह अपनी बहन। गाजियाबाद के मसूरी थाना इलाके के गाँव में 2 किसान ग्रुपों में तसादुम होने के बाद हालात कशीदा हैं। मुतासरा ग्रुप के लोगों ने पुलिस पर मुनासिब कार्रवाई न करने का इल्ज़ाम लगाया। गुज़िश्ता 11 जून को ये वारदात हुई थी, ताहम पुलिस अब तक खामोश है। अजीम मुस्लिम सियासतदां और इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग लीडर गुलाम महमूद बनातवाला की बरसी के मौके पर अमरावती में इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग की जानिब से उन्हें खराज अक़ीदत पेश किया गया। साथ ही शहर के मुख्तलिफ अस्पतालों में मरीजों को फल तकसीम किए गए। इस मौके पर इंडियन यूनियन मुस्लिम यूथ लीग के रियासती सदर इमरान अशरफी ने कहा कि गुलाम महमूद बनातवाला की मिली खिदमात को कभी फरामोश नहीं किया जा सकता। बनातवाला साहब मरहूम की बरसी के मौके पर मैं यहाँ आपको बताते हुए चलूँ कि एक ऐसी शख्सियत गुजरी है मुस्लिम समाज के लिए जिसने भारत देश के आज़ादी के बाद से लेकर आज तक मुसलमानों के हक़ के लिए अपनी आवाज़ को बेबाक रखा और मुसलमानों की बात को हमेशा संसद में उठाया। कई ऐसे मौके आए जो बड़े मसले मसाइल मुस्लिम समाज के लिए खड़े किए गए थे, लेकिन मरहूम जीएम बनातवाला साहब ने अपनी बेबाकी से उस मसलों पर बेबाक होकर सरकार की आँख में आँख डालकर बात रखी और मुस्लिम समाज के हक़ में हमेशा आवाज़ को बुलंद रखा। बनातवाला साहब की कुर्बानियाँ इस देश के लिए, इस समाज के लिए बहुत अहम है और उन्होंने ऐसी ऐसी कुर्बानियाँ दी है कि ऐसे ऐसे वक्त पर जैसे इमरजेंसी के हालात हो, जिस तरीके से नसबंदी का माहौल हो, उसमें मुसलमानों के जो खिलाफ में
जो सरकारें जो साजिशें रचती थी, जो प्रस्ताव लाते थे, उसके खिलाफ डट के खड़े रहने वाली शख्सियत बनात वाला साहब की थी। ऐसी शख्सियत को हम आज उनकी बरसी के मौके पर याद कर रहे हैं। कोलकाता का मिल्ली अल अमीन कॉलेज एक ऐसा इदारा है जो कि आज़ादी के बाद मुसलमानों की जानिब से लड़कियों की आला तालीम के लिए बनाया गया था, लेकिन ये इदारा तालीमी मैदान में बेहतर कारकर्दगी दिखाने में नाकाम रहा है। कॉलेज में टीचर्स के आपसी झगड़े के बाद हुकूमत ने कॉलेज का अक़लियती किरदार खत्म करने का ऐलान कर दिया। ये कॉलेज गुज़िश्ता 5 बरसों से ही ज़बूहाली का शिकार है। यहाँ से तालीम हासिल करने वाली तालिबात का मुस्तक़बिल भी अब दांव पर लग चुका है। इस्तीफ़ा दे चुकी कॉलेज टीचर इंचार्ज बैसाखी बनर्जी को हुकूमत सेक्रेटरी बनाना चाहती है, जबकि कॉलेज इंतज़ामिया कमेटी बैसाखी बनर्जी को कॉलेज की ज़बूहाली का जिम्मेदार मानती है। और यही वजह है कि कमेटी बैसाखी बनर्जी की कॉलेज में वापसी नहीं चाहती। इसीलिए कॉलेज इंतज़ामिया ने सरकार का साथ छोड़ने का फैसला कर लिया है। देखिए, गवर्नमेंट अप्रूवल इसलिए कह रहे हैं कि बैसाखी बनर्जी का जो है बहुत ज़्यादा इंटरफेरेंस है। गवर्नमेंट के बोलने का मकसद है, गवर्नमेंट कहती है कि हम एडेड कॉलेज रहेंगे तो हमारा इंटरफेरेंस रहेगा, और किसी भी स्कूल कॉलेज में है, ये रूल्स में है उनका। तो वो कैसे हिसाब पैसा आएगा तो उसका कौन करेगा, कौन देखेगा? तो टीआईसी जो रहेंगी उन्हीं को सेक्रेटरी बनना पड़ेगा उनके हिसाब से। और हम लोग चाहते हैं कि माइनॉरिटी स्टेटस मिलने के बाद हम लोगों का किसी का इंटरफेरेंस ना रहे। तो इसकी लड़ाई में 2 साल जो है, जो सुप्रीम कोर्ट का राय आया है, उसके इन बिटवीन में हम लोगों ने बहुत कोशिश किया, बहुत रब्ता किया, मगर पानी अब सर से ऊंचा हो चुका है। हमारी बच्चियां एडमिशन नहीं ले रही। आज के दिन में 15 बच्चियां हैं। ये 25 करोड़ का इमारत है मिली अल अमीन कॉलेज। ये जमीन लोगों का दिया हुआ है, लोगों का खरीदा हुआ है। हुकूमत बैसाखी बनर्जी को छोड़कर रहना नहीं चाहती। नहीं, हुकूमत की बात नहीं है। हुकूमत का एक रूल्स है, उस रूल को हमको फॉलो करना पड़ेगा। हम एडेड कॉलेज रहेंगे तो हम उनकी गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट रहेगा, नॉन एडेड रहेंगे तो गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट नहीं रहेगा। हम अपने टीचर रखें, हम अपने लोग रखेंगे, हम चलाएंगे। मिल्ली अल अमीन कॉलेज के अक़लियती किरदार को लेकर तनाज़े में फंसी कॉलेज इंतजामिया ने अब हुकूमत की सरपरस्ती छोड़ने का ऐलान किया है और एक नए रूप और रंग के साथ कॉलेज को चलाने का फैसला किया है। यानी अब मिल्ली अल अमीन कॉलेज को निजी तौर पर चलाया जाएगा। लेकिन सवाल ये उठता है कि इंतजामिया का ये फैसला कॉलेज के हक में कितना कामयाब होगा और आने वाले दिनों में क्या मिल्ली अल अमीन कॉलेज अपनी शनाख्त बचा रख पाएगी। कैमरामैन विपुल के साथ शबाना एजाज, न्यूज़ 18 उर्दू। कर्नाटक में मुबैना वक्फ घोटालों पर मुश्तमिल अनवर मानपाड़ी की रिपोर्ट में कोई सच्चाई नहीं है। बेंगलुरु में कांग्रेस के नौमुंतखब एमएलसी नसीर अहमद ने ये बात कही। चौथी मरतबा कानून साज काउंसिल के लिए मुंतखब होने वाले नसीर अहमद ने न्यूज़ 18 उर्दू से खास बातचीत में कहा कि वो अक़लियतों के रिजर्वेशन और दीगर मसाइल पर ऐवान बाला में खुलकर आवाज़ उठाएंगे। कोरोना वायरस की महामारी के दरमियान इंसानियत की एक बड़ी खिदमत बेंगलुरु में देखने को मिल रही है। अहम बात यह है कि उलमाए कराम की सरपरस्ती में कोरोना के मरीजों की मदद, कोरोना से मरने वालों की तदफीन और दीगर समाजी काम अंजाम पा रहे हैं। उलमाए कराम ने डॉक्टर्स की रहनुमाई हासिल करते हुए अब एक मुस्तकिल हेल्पलाइन कायम की है। बेंगलुरु के फ्रीजर टाउन में मौजूद इस हेल्पलाइन सेंटर के जरिए कोरोना के मुतासरीन को मुफ्त एम्बुलेंस सर्विस फराहम की जाएगी और इतना ही नहीं बल्कि कोरोना से इंतकाल कर जाने वाले मरीजों की तदफीन का काम भी अंजाम दिया जाएगा। खबरों में फिलहाल इतना ही। मज़ीद ताज़ा खबरों के लिए आप लॉगिन कर सकते हैं news18urdu.com पर। आदाब।